हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सीरीज अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम अपने संडे स्पेशल सेशन में कंडक्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्विज़। बेसिकली अभी तक हमने 4 पार्ट में क्विज़ ऑलरेडी कंडक्ट कर ली है। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जहाँ तक हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तक हमने कवर किया था, एमरजेंसीज हमने कवर करी थी। फिर हम उससे आगे बढ़ते हुए यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करेंगे और काफ़ी मिसलिनियस टाइप की आपकी क्विज़ होने वाली है। गेट रेडी फॉर दिस। इसमें जो आपका वही होगा जिस तरीके से हमने पहले सेशंस में रखा था। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो यहाँ पर हमारे बेस माने गए हैं, एनसीईआरटीज़ को बेस माना गया है। ओके, और सीडीएस, सीएपीएफ, सीएससी जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से जितने भी आपके बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग ये सेशन इन्जॉय करें और आपका पार्टिसिपेशन वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता है। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है, वापस आके अपना आंसर चेक करना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर टाइप करना है। इस सेशन में हमारे 25 क्वेश्चंस का सेट होगा। ओके, आप यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं बार बार ये क्यों बोलती हूँ कि फाइनल स्कोर टाइप करना, फाइनल स्कोर टाइप करना। देखिए, इंपॉर्टेंट ये चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि मान लीजिए अगर हम 15 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, ओके, और 15 क्वेश्चंस का मान लीजिए सेट है हमारे पास और उसमें से हमने 11 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे, उसमें से हमारे 7 क्वेश्चन सही हुए या फिर कुछ क्वेश्चन गलत हुए, कुछ हमने स्किप करे। जब हम फाइनल्स को टाइप करते हैं तो हमें एक फेयर आइडिया लग जाता है कि लाइक हमारी जो एक्यूरेसी कितनी है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम फाइनल एग्ज़ाम रूम में बैठते हैं वो चीज़ें, वो एक्यूरेसी ही हमारे काम आती है। इसलिए मैं इन्फोसिस करती हूँ कि फाइनल स्कोर आप लोग ज़रूर अपना काउंट करिए, कैलकुलेट करिए। कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो भी ठीक है, बट अपना कैलकुलेट ज़रूर करिएगा। अदरवाइज़ इसका आपको कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको इसी के थ्रू देखने को मिलेगा। जब आपको पता चलेगा कि आप कितना स्किप कर रहे हैं, आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी। ये जस्ट अ सजेशन, बाकी तो आपके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहला क्वेश्चन के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू. The Supreme Court of India struck down the 99th Amendment of the Constitution as a being violative of the independence of the judiciary. Which among of the following is slash are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. आपको सही स्टेटमेंट बताना है इसमें। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहते हैं कि 44 जो अमेंडमेंट था इसने आपका जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन था उसे जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड प्लेस कर दिया था। देखिए, ये आपका बाकी बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे नंबर गलत हो जाता है। आपका 39th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ओके, उसने आपका क्या करा था, जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन था उसको जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड रख दिया था। विच मीन्स अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है कि किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करे गए हैं या किस तरीके से आपका हुआ है, वो उसमें जुडिशरी कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकती है। फिर ये आपका जो ये 39 में आपका ये रखा गया था, बट फिर आगे के अमेंडमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वॉयलेटिव घोषित करके अवॉइड कर दिया। ओके, सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। जो 99 आपका अमेंडमेंट था इसी में आपकी जो बात करी गई है, 99th अमेंडमेंट जो था आपका, इसमें जो आपका NJAC की बात करी गई है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की। बेसिकली यहाँ पे ये होना था कि गवर्नमेंट का भी आपका एक गवर्नमेंट भी हमें यहाँ पे पार्टी देखने को मिलती है जुडिशरी के अपॉइंटमेंट पे। जब हम इंडियन जुडिशरी की बात करते हैं ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया की अकेली ऐसी जुडिशरी है, उन कुछ जुडिशरीज में से एक है जो अपना अपॉइंटमेंट खुद करती है। यहाँ पे बाहर का वालों का इंटरवीन नहीं होता। कोलोजियम सिस्टम आपने सुना होगा। जो 99th अमेंडमेंट लेके आई थी पार्लियामेंट, जिसमें उन्होंने ये NJAC का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जिसमें उन्होंने अपना भी एक रोल, पार्लियामेंट का एक रोल बताया था जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में, बट जुडिशरी ने इसे वॉयलेटिव करके इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कर्व करने के बताया था। ओके, आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग who of the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each House of Parliament? President of India, Speaker of Lok Sabha, Prime Minister of India, Union Finance Minister. आपको बताना है कि फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है ना, उसे कौन रखता है पार्लियामेंट में।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब जो स्टार्ट ही कर रहे होते हैं उनको पता होता है ये सब चीज़ें। सो आई होप इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसका आंसर होगा आपका ए, प्रेसिडेंट। बहुत इजी था। सो आपका जो फाइनेंस कमीशन होता है, आर्टिकल 280 में आपका फाइनेंस कमीशन दिया गया है, जहाँ पे बोला गया है कि आपका फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन किया जाएगा हर 5th ईयर में। इससे पहले भी हो सकता है। ओके, कौन करेगा? प्रेसिडेंट इसे फॉर्म करेगा। बेसिकली फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, ये आपके जितने भी नेट प्रोसीड्स, नेट टैक्सेस होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखती है सेंटर स्टेट के बीच में। ठीक, सेंटर स्टेट के, यूनियन फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं हम, सेंटर स्टेट के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सो जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है, अब ये कुछ रिपोर्ट भी पेश करेंगे। तो जो रिपोर्ट होती है ये प्रेसिडेंट, क्योंकि इसे फॉर्म कर रहा है तो प्रेसिडेंट ही वो रिपोर्ट आपके हाउसेस में प्रेजेंट करता है। सो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रेसिडेंट। Which among of the following is responsible for preparation and presentation of Union Budget of the Parliament? Department of Revenue, Department of Economic Affairs, Department of Financial Services and Department of Expenditure. So आपको सही स्टेटमेंट बताना है बजट से रिलेटेड। कौन प्रिपेयर करता है बजट, कौन प्रेजेंट करता है? आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये आपका बजट को प्रिपेयर करता है। देखिए मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आपका ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि आपका यूनियन का जो बजट है इसे प्रिपेयर करता है, ओके, और प्रेजेंटेशन इसकी तैयार करता है। When the annual financial budget is not passed by the Lok Sabha, तो क्या होगा? आपको इसके रिजल्ट्स में बताना है। द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन। द बजट इज रिफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सजेशन। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको बताना है कि अगर एनुअल यूनियन बजट अगर पास नहीं होता है लोकसभा में तो इसके इम्प्लीकेशंस में क्या हो सकता है? आंसर होगा इसका डी, विच मीन्स आपका प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन सबमिट करेगा। अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो ये फिर आपके लिए गेस करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्टेप है कि प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन सबमिट करेगा। बट ये एक्चुअल है कि जब आपका जो यूनियन बजट है अगर वो आपका लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स आपका जो रनिंग गवर्नमेंट है, जो कि उस टाइम पे गवर्नमेंट है, उसकी आपकी मेजॉरिटी, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास लोकसभा में। जब उसका कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस में, इट मीन्स उसको जो क्या होगा, रेजिग्नेशन अपना देना पड़ेगा। सो ये बिल्कुल इम्प्लाइड होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अपना बजट पास कराने में पार्लियामेंट में सक्सेस नहीं होती है, सो उसे अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक तरीके का सिग्नेचर होता, साइन होता है कि उसका आपका कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर एट अ टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, option number A, need not necessarily to be a member of one of the house of parliament but must become a member of one of the house within 6 months. Need not necessarily be a member of one of the house of parliament but must become a member of Lok Sabha within 6 months. Must be a member of one of the house of parliament and must be a member of Lok Sabha. सो आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जब एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है सो क्या क्या कंडीशन वहाँ पे होती है, क्या होनी चाहिए कंडीशंस? ओके, आंसर होगा इसका ए, विच मीन्स नीड नॉट नेसेसरली बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। सो अब इसको एक बार ढंग से देख लेते हैं। बेसिकली आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर का आपका अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन नहीं होता है। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत करिएगा कि पीछे स्लाइड्स में एक क्वेश्चन में हमने देखा था कि इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं हम इस वाले क्वेश्चन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो वर्ड यूज़ किया गया है ना, वो आपका अपॉइंटमेंट यूज़ होता है। ओके, ऑल्दो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमने कभी भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है जो कि प्रेसिडेंट करता है। बट जो पीछे वाले क्वेश्चन में था, एक मिनट, जो आपका पीछे वाले जो फर्स्ट जो इस क्वेश्चन में था आपका कि 44th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। सो यहाँ पे ये था कि अगर उन्हें कुछ पता चलता है कि अगर इसमें कुछ डिस्प्यूट अराइज हुई है कि किस मोड में उनका आपका इलेक्शन हुआ है, ओके, इलेक्शन अब जो भी वहाँ पे मेंबर्स हैं उनका भी हो सकता है, जो किस मोड में अपॉइंटमेंट किया गया है, क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन था कि नहीं था। सो वहाँ पे आपका फिर ये जुडिशियल रिव्यू की बात रखी गई है। ये जो क्वेश्चन था इसमें जो बोला गया है कि आपका अगर कोई
प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट हो रहा है, सो क्या कंडीशन होनी चाहिए? सो यही है कि नीड नॉट नेसेसरली टू बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस बट मस्ट बी बिकम मेंबर विद इन द 6 मंथ। सो यही होता है कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर रहा है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी हाउस में, वो अपना एक लीडर भेजेगी, उसी लीडर को क्या होगा कि प्रेसिडेंट आपका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। ओके, अब जब वो प्राइम मिनिस्टर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम हाउस का मेंबर हो, बट उसका प्राइम मिनिस्टर एक बार अगर उसका अपॉइंटमेंट हो जाए तो उसके बाद उसको विद इन 6 मंथ मेंबर एक किसी ना किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। या तो लोकसभा का बनेगा या तो वो राज्यसभा का बनेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ अपर लोअर हाउस से होना चाहिए, ये भी नहीं है। ओके, वो किसी भी हाउस से हो सकता है, बट लेकिन उसको 6 मंथ्स के अंदर आपको मेंबर बनना होगा। और ये नॉर्मल आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके लिए भी, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए भी होता है कि अगर किसी को मिनिस्टर बना दिया जाता है और अगर वो ऑलरेडी मेंबर नहीं है, ओके, सो उसको कुछ पीरियड के अंदर मेंबरशिप लेनी पड़ती है। Next question. As per the Constitution of India, which among of the following is correct? Only Parliament has the power to legislate over the subject under the concurrent list. Both Parliament and the state legislature have the power to legislate over a subject under concurrent list. A legislation made under the concurrent list by the Parliament should be ratified by half of the legislature so as to become law of the country. Only state legislature are empowered to make laws under concurrent list. आपको सही स्टेटमेंट बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। और आप ये समझिए कि ये आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में आ रखा है। सो आप इससे लगा सकते हैं कि लाइक एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से जितना हम पढ़ते हैं उतना हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है यहाँ पे। यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में आ रखा है ये। सो इसका आंसर होगा आपका बी, which means आपका both parliament and state legislature have power to legislate over the subject under concurrent list। ये तो हम डिस्कस भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इतना इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन था। आपको पता है 7th शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट दी हैं, स्टेट लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन वाले में सिर्फ यूनियन बनाएगी, स्टेट वाले में स्टेट बनाएंगे। कॉन्करेंट वाला जो होगा इसमें दोनों यूनियन और स्टेट दोनों इसमें लॉज बना सकते हैं। सिंपल। Who among of the following said that democracy means a system of government by consent? John Locke, J.S. Mill, Jeremy Bentham, J.J. Rousseau। यह है कि आपका जो CDS CAPF होते हैं इन वाले एग्जाम्स में आ रखा है। यूपीएससी के ही एग्जाम्स में हम लगा के चलते हैं, सारे उसी के दिए गए हैं। सो इसका आंसर होगा आपका ए, जॉन लॉक। सो जब हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी पढ़ते हैं सो हम उसमें भी देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग फिलासफर्स, अलग अलग जो आपके लोग फिलासफर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं डेमोक्रेसी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। ओके, सो यहाँ पे एक है आपके जॉन लॉक जिन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सो अब यहाँ पे गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब ये हो जाता है कि इनका ये बोलने का मतलब ये है कि जो आपके लोग हैं, जो आपके मासेस हैं, इनके राइट्स को अगर हमें प्रिजर्व करना है सो हमें एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना पड़ेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका गवर्नमेंट के साथ। ओके, जब हमारा गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बस इसका बेस क्या होना चाहिए? कंसेंट होना चाहिए लोगों का। सो अब इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारा प्रोटेक्शन, वो जो इंडिविजुअल है, जो पब्लिक है, उसका प्रोटेक्शन करेगी। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक गवर्नमेंट को दे रही है और इसका बेस क्या है? कंसेंट बेस है, क्योंकि हमने अपने कंसेंट से उनको चुन के भेजा है। सो हम उनको ये पावर दे रहे हैं कि वो हमारी सिक्योरिटी करेंगे यहाँ पे। ये मैं बहुत ही सुपरफिशियल उसमें बता रही हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, बाकी अंदर डिटेल बहुत है ये, बट वो हमारे इसका मतलब वो प्रीलिम्स का या इसका पार्ट नहीं, वो ऑप्शनल का पार्ट हो जाता है फिर। बट इसमें इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये एग्जाम में आ रखा है तो ये थ्योरीज भी मान लें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बस यही आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट जो है जॉन लॉक ने दिया था। फिर हमारा जैसे रूसो जाता है तो रूसो ने जनरल विल दिया था, बेंथम ने कुछ और कहा था, मिल ने कुछ और कहा था। ये फिर और आगे बड़ा डिस्कशन हो जाता है, इसे कभी और करेंगे। 11th schedule of the Constitution of India distributes power between union and state legislature and parliament, municipal corporation and पंचायत, ग्राम सभा and पंचायत। 11th schedule में किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है? सॉरी, अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। देखिए 11 और 12 शेड्यूल में आपका यही तो बात, 11 शेड्यूल जो आपका 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आया था, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत के बीच में बात करी गई थी। सिंपल। Power to legislate on all the matters relating to the election of panchayat lies with Parliament of India, State Legislature, State Election Commission of India। तो ये बोल रहे हैं कि जो पंचायत के इलेक्शन से रिलेटेड बातें करी गई हैं उसमें लॉज कौन बना सकता है?
आंसर होगा आपका बी, स्टेट लेजिस्लेचर। सो जब हम अपना पंचायत वाला सेक्शन पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में या फिर किसी भी उसमें, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पावर्स दी गई हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, कि वो आपका जो मैटर है किससे, इलेक्शन टू द पंचायत से रिलेटेड, उसमें लॉज बना सकता है। Which of the following bodies does not or do not find mention in the Constitution? National Development Council, Planning Commission, Zonal Council. तो आपके ऑप्शन है 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1 2 3 only. सो अब यहाँ पे जो हमारे फैक्ट्स हैं वो काम आएंगे कि कौन सी कब बनी थी और किस तरीके की ये बॉडीज़ होती हैं। सो वो फिर यहाँ पे काम आता है हमारा, जो कि हम पढ़ते हैं कि स्टैट्यूटरी थी, कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस तरीके की बॉडीज़ है। आंसर होगा इसका डी, विच मीन्स 1 2 3, क्योंकि इन तीनों का ही मेंशन हमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये 1950 में आई थी आपकी, ओके, और ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी। इधर करते हैं। सो प्लानिंग कमीशन की जब हम बात करते हैं तो ये 1950 में आई थी और ये आपका एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी, रेजोल्यूशन पास करके बनाई गई थी। उसके बाद जो था हमारा क्या था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो जो आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी ये आपकी फिर 1952 में बनती है, ये भी एग्जैक्टली सेम एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनती है। तीसरी जो देखते हैं हम, जोनल काउंसिल, ये फिर हमें देखने को मिलती है 1956 के अराउंड आई गेस, और ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये एक्ट के थ्रू बनती है। ओके, Consider the following statement. The Council of Ministers and the Centre shall be collectively responsible to the Parliament. The Union Minister shall hold the office during the pleasure of President of India. The Prime Minister shall communicate to the President about the proposal for the legislation. आपको बताना है करेक्ट, 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 3 only. इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स 1 2 and 3 only. देखिए अब यहाँ पे कैच था और अगर वो आपको मिल गया था तो सीधा आंसर तक पहुँचते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्टिवली। और जैसे ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल होता है, आपका ए गया, आपका सी गया, आपका डी गया, आपका डायरेक्ट आंसर 2 and 3 आ जाता है। सो इस तरीके से हम एलिमिनेट करके भी आंसर्स तक इजीली पहुँच सकते हैं। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन of the business of the government of India and for allocation among the ministers of the said business. All the executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of Prime Minister. Which among of the following is slash are correct? 1 only, 2 only, both, neither. Again, you have to pause the video, comment your answer in the comment section. Let's see what is the answer. Answer here is A, which means आपका पहला स्टेटमेंट ठीक है, पहला बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट को आपका बताया गया है कि वो आपके जो हाउस हैं, ओके सॉरी, जो आपका बिजनेस से रिलेटेड आपके रूल्स बना सकता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपका स्टेटमेंट पूरा ठीक था, बट यहाँ पे बस प्राइम मिनिस्टर की जगह आपका प्रेसिडेंट आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, ओके, उसमें जो आपका ऑफिशियली हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में करते हैं। Consider the following statement. The executive power of Union of India is vested in Prime Minister. Prime Minister is the ex officio chairman of the Civil Service Board. आपके ऑप्शंस है 1 only, 2 only, both, 1 and 2, neither 1 or 2. So you have to find the correct statement. Let's see what is the answer. Answer here is D, which means आपका सिर्फ सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाता है, ये गलत हो जाता है, दूसरे स्टेटमेंट में भी ये गलत हो जाता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर, अभी तो हमने पीछे पढ़ा कि प्रेसिडेंट में होती है एग्जीक्यूटिव पावर। हम अब आप इसे इम्प्लाइड उसमें मत देखिए कि हम ये सोचें कि प्राइम मिनिस्टर ही तो सारा जो रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर होता है, सो पावर्स भी तो हम उसी पे ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम इन द टर्म्स ऑफ ऑफिशियल उसमें देख रहे हैं। दूसरा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका जो सिविल सर्विस बोर्ड होता है, इसका जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ओके, सो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होगा वो आपका इसमें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, with reference to the election of President of India, consider the following statement. The value of vote of each MLA varies from state to state. The value of vote of MPs of Lok Sabha is more than the value of vote of MPs of Rajya Sabha. And your options are 1 only, 2 only, both, 1 and 2, neither 1 or 2. So इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। देखिए जब ये क्वेश्चन आया था, आई गेस आपका ये 2018-19 का क्वेश्चन होगा ये, तो उस टाइम बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका
यूपीएससी की आंसर की में गलत है, बट अगर हम वैसे पढ़ें तो ये आपको काफ़ी सही लगता है। सो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, अगर पहला वाला आपका बिल्कुल ठीक है, आपका एमएलए की जो वोट की वैल्यू होगी स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी, क्योंकि पॉपुलेशन वेरी करेगी स्टेट टू स्टेट। आज जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट्स का कैलकुलेशन करते हैं, सो वहाँ पे स्टेट्स की जो पॉपुलेशन होती है उसको भी कंसिडर किया जाता है। सो पहला स्टेटमेंट आपका इसलिए गलत तो सही ही रहा है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्यों ये बोल रहे हैं कि आपका लोकसभा के एमपी की वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी राज्यसभा से, बट अगर हम इसको उसमें देखें तो इन दोनों की वोट की वैल्यू को बराबर कंसिडर किया जाता है अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएं। ओके, सो इसलिए हमारा पहला सही होता है, दूसरा गलत हो जाता है। Who among of the following stated in the Constituent Assembly that on 26 January 1950 India was going to enter a life of contradictions? डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एसपी मुखर्जी। किसने कहा था ये? आंसर होगा इसका आपका ए, विच मीन्स अम्बेडकर ने आपका ये कहा था। सो आपका 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हुआ था, सो उस दिन उन्होंने कहा था कि इंडिया वाज गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इसीलिए कहा था क्योंकि अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पॉलिटिकल इक्वालिटी तो प्रोवाइड करी है, लेकिन हमने स्टिल सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमने इसमें दिखाई है। सो उनके अकॉर्डिंग हम एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शंस की लाइफ में जा रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ तो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इनइक्वालिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं। एंड which of the following articles was defended by the Dr. Ambedkar on the plea that it would be used as a matter of last resort? Article 352, Article 359, Article 356, Article 368। सो आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के लिए ये कहा गया था। ये एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन है, आपका सीडीएस का है आई गेस ये, या सीएपीएफ का क्वेश्चन है ये। यूपीएससी के क्वेश्चन हैं सारे। सो आप देख सकते हैं कि अगर आपको बेसिस भी क्लियर है बहुत अच्छे से तो आप कितने इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर होगा इसका आपका सी, आर्टिकल 356। सो मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसके लिए कहा गया था? सो पहले अगर हमें ये क्लियर होने चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बात करता है तो हमें इजी हो जाता है। आर्टिकल 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 359 में आपका ये बोला गया है कि जब आपका इमरजेंसी लगेगी, सो आपका आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। 359 में इसकी बात करी गई है। आर्टिकल 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल की बात करी गई है और आर्टिकल 368 में जो अमेंडिंग पावर होती है उसकी बात करी गई है। सो अब मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अम्बेडकर ने ये कहा था कि जब भी हमारा स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन होगा, या फिर अगर आपका जो स्टेट है उसमें कुछ इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो रही है कि गवर्नर ही बोल रहा है या फिर किसी भी तरीके से उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है, तो तब जाके इट इज़ अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब हम लास्ट में जाके प्रेसिडेंट रूल का यूज़ करेंगे। बट इसके अपोज में कई यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट करा था उस तरीके का ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और इनफैक्ट इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट द ऑब्जेक्शंस ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट ऑब्जेक्ट करता है या फिर अगर सेंटर स्टेट के बीच में अच्छे तरीके से आपके रिलेशन नहीं है, तो इस तरीके के जो आर्टिकल 356 है इसका यूज़ इस तरीके से भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट डबल जेपार्डी? ओके, सो अगेंस्ट डबल आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। सो आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल में डबल जेपार्डी के अगेंस्ट बात करी गई है। सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स आर्टिकल 20। देखिए बहुत ईजी था ये, ईजी इन द सेंस आप एलिमिनेट कर सकते थे। सो जब हम बात करते हैं डबल जेपार्डी की, हमने फंडामेंटल राइट्स में भी हमने फंडामेंटल राइट्स में भी ये कई बार कवर किया है, मतलब ऑलरेडी ये हिमांशु सर के थ्रू कवर हो चुका है। सो आर्टिकल 20 जो है यहाँ पे बात करी गई, 3 चीज़ों की बात करी गई थी यहाँ पे। ओके, जिसमें से एक था आपका डबल जेपार्डी। डबल जेपार्डी मतलब एक क्राइम के लिए आप किसी एक इंडिविजुअल को एक ही क्राइम के लिए उसको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे डबल जेपार्डी की बात करी गई है। अच्छा चलिए, क्योंकि ये पहले से डिस्कस कर रखा है सो मैं इसको ज़्यादा खींचूंगी नहीं। आप कमेंट सेक्शन में इसे बताएंगे कि आर्टिकल 20 में और किन 2 बातों के बारे में बात करी है। बेसिकली आर्टिकल 20 के बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में शॉर्ट वर्ड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस इज स्लैश आर करेक्ट? President can promulgate ordinance which are of temporary duration. Ordinance are promulgated by President has to be ratified by Parliament within 6 months of its reassembly. One only, two only, both one and two, neither one or two. So आपको सही स्टेटमेंट बताना है इसमें ऑर्डिनेंस से रिलेटेड।
सो इसका आंसर होगा आपका सी, विच में दोनों स्टेटमेंट सही है। सो प्रेसिडेंट कैन प्रोमलकेट ऑर्डिनेंस विच ऑफ टेम्परेशन। सो बेसिकली ऑर्डिनेंस यही होता है कि जब आपके आर्टिकल 1, 2, 3 में आपका प्रेसिडेंट को पावर दी गई है ऑर्डिनेंस की, जब आपके जो हाउस होते हैं ओके लोकसभा पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, या तो ये दोनों ही आपके सेशन में ना हो ओके, या तो इन दोनों में से अगर कोई एक भी आपका सेशन में ना हो, क्योंकि लॉ को बनने के लिए दोनों हाउसेस से अप्रूवल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे और ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो रही है और प्रेसिडेंट को लग रहा है कि लॉ की ज़रूरत है, सो वो यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस जो होगा ये इस लॉ के बराबर ही होते हैं जो आपका पार्लियामेंट इशू करता है, बट ये आपका टेम्प्रेरी नेचर के होते हैं। और जैसे ही पार्लियामेंट की रीअसेंबली होती है, रिज्यूम होगी, सो फिर ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में भी पास करवाना पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी ठीक है कि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ रीअसेंबली। सो रीअसेंबली के 6 वीक के बाद इसको आपको पास करवाना पड़ता है। Idea of social justice required that equal treatment be supplemented with principle of proportionality. Due and equal consideration is given to all individual. Equality of treatment be transcended to recognize special needs. 1, 2 and 3, 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only. So आपको बताना है कि सोशल जस्टिस का आइडिया क्या बताता है। यहाँ पे फिर हमारी एनसीईआरटीज़ काम आती है, क्योंकि जब हम एनसीईआरटीज़ में चैप्टर्स को पढ़ते हैं, वहाँ पे स्टोरीज़ पढ़ते हैं, सो उससे हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि सोशल जस्टिस जो है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। फिर जब हम 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ में आते हैं, 12th के एनसीईआरटीज़ में आते हैं, सो वहाँ पे जो हमारे इस तरीके की जो आइडियाज़ होते हैं, फिलॉसफीज़ होती हैं, इनको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। आंसर होगा इसका ए, बीच में आपके तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। सो सोशल जस्टिस का जो आइडिया है पहला बिल्कुल ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, due and equal consideration given to all individual, equality of treatment be translated to recognize special needs. So ये बिल्कुल ठीक है, तीनों इसमें आएंगे। और ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसलिए मैं इनको समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी समझने लायक चीज़ें हैं, अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इट मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑफ सोशलिज्म? सोशलिस्ट एनालिस्ट सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. It emphasizes the centrality of community. Socialists believe that class division in a society are a fact and therefore irredeemable. It believes that material benefits should be distributed on the basis of need. So you have to find the incorrect statement about socialism. So इसका आंसर होगा आपका सी, which means socialists believe that the class division in a society are fact and therefore irredeemable. सो सोशलिज़म की जब हम बात करते हैं तो सोशलिज़म हमारा क्या बोलता है कि कम्युनिटी की जो आपकी कम्युनिटी के राइट्स के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल के राइट्स को अथॉरिटी नहीं देता है। वो ये बात करता है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन पे जो हक होगा कम्युनिटी का होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दे इन जब हम तो अब आप इसको समझिए कि जब वो कम्युनिटी के राइट्स की बात कर रहे हैं, सो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, वो इनकम कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे। दूसरा, एम्फेसाइज ऑन सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी पे वो एम्फोसिस कर रहे हैं। सो पहला दूसरा हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तीसरे को अभी हम छोड़ते हैं, अब हम चौथे को देखते हैं अगर, तो इट बिलीव्स दैट मटीरियल बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नीड, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं अमंग द कम्युनिटी, ना कि वो सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। तो चौथा भी ठीक हो जाता है। तीसरा गलत इसलिए हो जाता है कि वो ये बोल रहे हैं कि क्लास डिवीजन की फैक्ट पे बिलीव करते हैं और वो ये मानते हैं कि क्लास डिवीजन इररिमीडिएबल है। ये गलत हो जाता है, क्योंकि जब अगर वो कम्युनिटी के बेस पे बात कर रहे हैं तो अगर वो क्लास डिवीजन पे भरोसा करेंगे और वो ये सोच के चलेंगे कि इसको हम हटा ही नहीं सकते हैं, सो इस तरीके से फिर वो जो अपने मोटिव है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। Which among of the following is not provided for under directive principles of state policy? Right to work, to education, and to public assistance in certain cases. Uniform civil code for citizen. Separation of judiciary from executive. Participation of worker in management of local self government. और आपका आंसर होगा इसमें टी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। सो जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे नोट पूछा गया था कौन नहीं आता है। सो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में करी गई है, आर्टिकल 44 में। सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 में बोला गया है। ओके, आपका राइट टू वर्क आपका आई गेस आर्टिकल 41 में बात करी गई है, और इसकी बात आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं करी गई है। और वैसे भी अगर हम लॉजिक भी देखें ना, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके स्टेट का गाइडेंस है, और यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और यहाँ पे ये मासेस की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। तो डी वाला तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं होता अगर हमें सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब भी पता हो तो।
Which among of the following are defining the features of liberal democracy? Constitutional government based on formal, usually legal rules, guarantees of civil liberties and individual rights. It invests political authority with potentially unlimited power. और आपके ऑप्शन है 1 and 3 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 to 3. So you have to find the correct statement about liberal democracy. अगेन ये सब NCERTs है, और जिस तरीके से हम NCERTs को कवर करते हैं इस तरीके से आपके फिर इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके UPSC के एग्जाम्स में आपको इतने फिर इजी केक वॉक टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं. आंसर होगा इसका बी, 1 and 2 ओनली. सो आपका लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे हम. सो डेमोक्रेसी का मतलब पता है, लिबरल का मतलब पता है, तो हम सीधा अगर ऑप्शंस की तरफ बढ़ें. सो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स. सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऐसी होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गाइडेड होगी और उसमें लीगल रूल्स होंगे. दूसरा सिविल लिबर्टीज़, क्योंकि ये लिबरल डेमोक्रेसी है तो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रेफरेंस देगी. याद करिए जब हम ऑप्शनल पढ़ रहे थे तो, या फिर जब हम वैसे भी पढ़ते हैं, सो जो लिबरल्स होते हैं वो इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देते हैं. तीसरा गलत इसलिए हो जाता है कि इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर. देखिए ये उस सेंस में भी गलत हो जाता है. अगर हम डेमोक्रेसी का भी सिंपल मतलब लेके देखें तो अनलिमिटेड पावर तो वैसे भी आपका पॉलिटिकल अथॉरिटी को देने की बात नहीं करी गई है. सो अगर हम तीसरा हटाते हैं तो ए गया, सी गया, डी गया, बी आपका आंसर हो जाता है. Which among of the following is not a central feature of polyarchy? Government is in the hands of elected official. Right to run for office is restricted. Practically all other adults have right to vote. There is free expression and right to criticize and protest. आपको बताना है polyarchy की बात. सो जब हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपका गवर्नमेंट होती है, कहाँ पे आपका डेमोक्रेसी है, कहाँ पे किस तरीके से मोनार्की है, फिर इस तरीके से हम धीरे धीरे उनको और क्लासीफाई करते हैं. तो पोलियार्की भी उसमें एक आती है. आपको नॉट अ सेंट्रल फीचर ऑफ पोलियार्की बताना है. आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड. सो ये आपका इसमें इसका फीचर नहीं है. सो अगर हम पोलियार्की की बात करें, सो इलेक्टेड ऑफिशियल्स आपको यहाँ पे गवर्नमेंट में देखने को मिलेंगे. प्रैक्टिकली जितने भी अडल्ट होंगे उनके पास राइट टू वोट होगा, फ्री एक्सप्रेशन होगा, राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट होगा, ये होगा. लेकिन राइट टू रन फॉर ऑफिस ये आपका रिस्ट्रिक्टेड होगा. तो ये आपका फिर पोलियार्की में कहाँ से आएगा? ये तो फिर आपका कंसंट्रेशन में उसमें देखने को मिल रहा है ना. नेक्स्ट देखते हैं. Which among of the following concerns has found a place in both fundamental duties and directive principles of state policy? Safeguard of public property, protection and environment, and improvement of environment, forest and wildlife, respect for rich heritage of our composite culture, promotion of cooperative societies. So आपका आंसर होगा इसमें बी, प्रोटेक्शन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में भी है. सो अगेन ये आपको एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट आज करना है, जो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका ए, सी और डी ऑप्शंस जो हैं, क्योंकि ये तो हमने देख लिया ये किस किस में, आपको बताना है ये किस किस में आते हैं. लाइक आपका सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इन दोनों में से किस में आता है? DPSP में है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज, कल्चरल कंपोजिट कल्चर, ओके, और प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रेफर अ मैटर बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन वाज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट, 35th अमेंडमेंट. इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स आपका 44th अमेंडमेंट से आपका प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है. देखिए ये टाइम पीरियड देख लीजिए आप. 44th वाला जो है ये आपका 1978 का पीरियड है. ओके, इससे पहले आपका 42 अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 आई गेस, या फिर 74, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर. बट इसमें क्या हुआ था आपका, तो जब आपका ये होता है, सो ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये है इंदिरा गांधी वाला टाइम पीरियड. और जब यहाँ पे आपका जो लीडरशिप में आपके जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बैठी थी, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर्स को भी कर्व करा और उनको ये कंपलसरी कर दिया कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी बातें हैं वो उनके ऊपर बाइंडिंग होगी. ओके, पर फिर जब उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है, 44th अमेंडमेंट हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जुडिशरी ने इसे स्ट्रक डाउन किया और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि प्रेसिडेंट को ये पावर दी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडरेशन के लिए मैटर भेज सकते हैं. ओके, सो ये आपका हो जाता है 44th अमेंडमेंट इसका आंसर. एंड विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन. आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, अच्छे से मॉनिटर किए होंगे अपने क्वेश्चंस को. ओके, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और पॉलिटी के क्वेश्चंस के साथ, हिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.